हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी लगभग कई दिनों से हो रही है और विभाग के द्वारा डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है। एक बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें जो है बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा का तिथि नहीं दर्शाया गया था, जिससे हम लोग को परेशानी हो रही है। काफ़ी लंबे समय से तैयारी भी कराई जा रही है और कर भी रही हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अब शिथिलता आ रही है। इधर बीपीएससी 67वीं का डेट जो है वो निकल चुका है 20-22 सितंबर को, लेकिन उस पर भी कई अभ्यर्थियों का बवाल हुआ है, जिस कारण अब बीपीएससी बैकफुट पर नज़र आ रहा है। ये हो सकता है उसका एक शिफ्ट में एक ही डेट में एग्ज़ाम होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी को जारी रखते हुए आज उसी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट डीएलएड प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट का भाग 1, जिसके अंतर्गत 35 से 40 क्वेश्चन संभवतः हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको देखेंगे। तो आइए, तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी का स्वागत है हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में। और एक न्यूज़ ये कि बहुत से शिक्षक साथी ने पूछा था कि सर आप किस बुक से तैयारी करवा रहे हैं, कौन सा प्रकाशन है। तो यह मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यह स्पर्धा प्रकाशन का ये बुक है। आप लोग भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज 15 दिए गए हैं, स्पर्धा प्रकाशन। तो आइए अब चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं कि हमारा आज का प्रश्न जो है डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट दूसरा, जिसका भाग 1 है, जिसके अंतर्गत 35 से 40 प्रश्न हैं। तो उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 से इसका सीरियल दिया गया, तो इसको देख के आप लोग जो है अपना देख लेंगे क्या है नहीं है। तो इस शिक्षा बालक को सृजनशील बनाने एवं उसमें नागरिक गुण का विकास करे। यह कथन किनका है। तो यह कथन गीजू भाई बधिका का है। गीजू भाई बधिका का जन्म जो है गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था 1885 ईस्वी में। तो आपका आंसर 76 का हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा की नींव जो है महात्मा गांधी ने डाली थी, जिसके अंतर्गत शिल्पकला प्रशिक्षण से संबंधित था, जो बेरोजगारों को उससे कुछ लाभ मिले। और 1937 में वर्धा शिक्षा की शुरुआत भी गांधी जी ने ही की थी। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 पाठ्यक्रम में वे समस्त तत्व निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कथन किनका है। तो यह कथन जो है मुनरो का है। किनका है। मुनरो का है। पाठ्यक्रम के समस्त तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षकों को ज़्यादा परिश्रम करना न पड़े, ये गलत होगा। शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। बालक को शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बालक की सक्रिय भागीदारी रहती है। अब पूर्व की शिक्षा जो थी वह शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन आज की शिक्षा अब बाल केंद्रित हो गई है और बालक की इसमें सक्रिय भागीदारी होती है। 79 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो अनुकरणात्मक, व्यवहारात्मक, चयनात्मक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका चयनात्मक दिया गया साथियों। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जिस तरह मनुष्य का विकास जो है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक विकास चलता है। और समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर बुजुर्ग तक, प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा की विशेषता नहीं है। बाल केंद्रीय शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है। बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर मिलता है, ये सही है। निर्बल एवं पिछड़े बच्चों के लिए पूरक उपचार और शिक्षा की व्यवस्था होती है, यह भी सही है। सभी बच्चों को एक विधि और प्रक्रिया से पढ़ाया जाता है, ये गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। सारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो आपका 82 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। समाजीकरण के चरण नहीं है। समाजीकरण के कौन से चरण नहीं है। तो प्राथमिक चरण समाजीकरण के है, जो प्राथमिक घर होता है, द्वितीय बाहर होता है,
तृतीय नहीं है, सामाजिकरण के तृतीय नहीं है, क्योंकि प्राथमिक आपका घर से शुरू हो गया किसी भी बालक का, और द्वितीय घर से बाहर विद्यालय समाज हो ही गया। प्रश्न संख्या 83 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं, समाजीकरण की प्राथमिक इकाई क्या है? अभी ही बताया गया, समाजीकरण की प्राथमिक इकाई जो है वो परिवार होता है। बच्चे जन्म लेते तो परिवार से ही सीखते हैं, तो 84 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो इसमें शिक्षकों का है। 85 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 86, शिक्षक की योग्यता का एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? तो उनके प्रचार, समाज के संभ्रांत लोग, विवेचक, उनका सबसे सटीक मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं, क्योंकि कम से कम 7 घंटे तक वो उस शिक्षक को देखते हैं और रोज़ देखते हैं, तो उनको अनुभव हो जाता है कि कौन से शिक्षक किस तरह के हैं, कौन हमें अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये शिक्षक का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य करते हैं। 86 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 87, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य जो है बालक का सर्वांगीण विकास, मतलब सभी क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 87 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, इनमें से बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन से हैं? परिवार है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक है, विद्यालय द्वितीय है, पड़ोस भी द्वितीय है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर 88 का डी हो जाएगा। समाजीकरण के ये सभी अंग है। प्रश्न संख्या 89, समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक उन सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है, उसके निकटस्थ रहते हैं, उनके निकट भविष्य में सुरक्षा पर उन्हें संतुष्टि प्रदान करते हैं, उनको प्रेरक को शांत करते हैं, तो उसे जो है संतुष्टि प्रदान करते हैं और सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, गिजुभाई बधेका ने किस भाषा में पुस्तकों की रचना की? तो इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था और इन्होंने गुजराती भाषा में पुस्तकों की रचना, इनकी दीवा स्वप्न पुस्तक है साथियों, दीवा स्वप्न। इन्होंने बच्चे को फ्री छोड़ दिया था कि आज खेलोगे तो खेलेंगे सर, कल खेलोगे तो खेलेंगे, तो ये बच्चों के रुचि के अनुसार पढ़ाई को उनके अनुसार बुलाया गया, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया था। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, बच्चों को गांधी कहकर किसने पुकारा था? तो बच्चों को गांधी कहकर जो है वो गिजुभाई बधिका ने ही पुकारा था। तो 91 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के व्यापक स्वरूप का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के व्यापक स्वरूप का वर्णन अपने पर्सनैलिटी ग्रंथ में किया है, पर्सनैलिटी ग्रंथ में किया है, तो 92 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा हेरफेर की रचना कब की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा हेरफेर की रचना 1892 में की थी, 1892 में। और साहित्य का नोबेल भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही प्रथम मिला हुआ है 1909 में, गीतांजलि की रचना के लिए मिला था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94, महात्मा गांधी ने बिहार में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने बिहार में भितिहिरवा आश्रम की स्थापना की थी, जो चंपारण में है, और चंपारण में है भितिहिरवा गांव, और उसी आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? तो ये पूर्व में ही हमने अभी चर्चा की थी कि बुनियादी शिक्षा की नींव जो है वो महात्मा गांधी ने डाली थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के खिलाफ इन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो है 1935 में लाई गई थी। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, शिक्षा को आत्मनिर्भरता की कुंजी बनाने के हिमायती कौन थे? तो शिक्षा को आत्मनिर्भरता बनाने के कुंजी जो हिमायती थे वो महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली और
वर्धा शिक्षा की शुरुआत की थी कि कम से कम बच्चे को आत्मनिर्भर होना चाहिए, शिल्पकला ये सब जो है आना चाहिए। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। ज्योतिबा फूले ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए देश की पहली पाठशाला कहाँ स्थापित की थी? तो ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए बालिका शिक्षा के लिए, नारी की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने पहली पाठशाला पुणे में स्थापित की है और पुणे में ही इनका जन्म हुआ था। और भारत देश की पहली महिला शिक्षिका जो है इनकी पत्नी ज्योतिबा फूले थी, ज्योतिबा फूले। तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो साथियों तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे और जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यूट्यूब की तरफ से आपको यह सब बिल्कुल मुफ्त दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कब बनाया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई थी, तो इनको चांसलर जो है 1948 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 99। जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? तो जॉन डीवी का जन्म जो है 1859 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी को। तो हम लोग रिवीजन भी करते जाएंगे, देखते भी रहेंगे। प्रश्न संख्या 100। कार्य शिक्षा क्या है? कार्य शिक्षा क्रिया, कार्य, विधि। कार्य शिक्षा एक विधि है और विधि के तहत ही शिक्षा देना कार्य शिक्षा का उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। कार्य शिक्षा में अंतर्निहित कार्य नहीं है। कार्य शिक्षा में अंतर्निहित कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है? व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं, ये सही है। कार्य जगत से परिचय करते हैं, यह भी सही है। शिक्षा में अवसरों के अनुसार व्यक्ति की दक्षता में वृद्धि, यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो वह कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। कार्य शिक्षा के संदर्भ में कौन सी बातें महत्वपूर्ण है? कार्य शिक्षा के संदर्भ में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? स्व अभिव्यक्ति अवसर बच्चों मिलता है, बिल्कुल सही है। आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हैं, उसके प्रति रुचि विकसित होती है, बिल्कुल सही है। जो भी हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं उसका अगल बगल के माहौल में, वातावरण में उसको प्रत्यक्ष मॉडल, प्रतिरूप, पेड़ पौधे के बारे में बताते हैं तो वो उनका अवलोकन करते हैं। कार्य शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण बच्चों को जागरूक करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर सब उपर्युक्त सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103। कार्य आजीविका, कार्य आजीविका हो जाता है जब उसमें, कार्य आजीविका हो जाता है जब उसमें शारीरिक श्रम समाहित होता है, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम होता है, उद्देश्यपूर्ण शारीरिक श्रम और धनोपार्जन का माध्यम बनता है। तो ये आपका आंसर 103 का सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 104। कार्य शिक्षा की योजना बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हो, वो अपनी बातें कह सके, उनको हम सुन सके, जो वो क्या बता रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए। अवसर की आयु और बुद्धि के अनुरूप ये सभी। यथा समस्या यथा समय उन परिवेश से समय, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा 104 का। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 105। कार्य शिक्षा का कार्य है, कार्य शिक्षा का कार्य है तो समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना, बिल्कुल सही। शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव जागृत करना, लिंग भेद समाप्त करना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था को शोषण तथा नैतिक और भौतिक दुर्व्यसनों में सुरक्षित रखा जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 24 में है। और हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जो हमारे शिक्षा 21 क में है, 21 क में अनुच्छेद में। तो 106 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा क्या है? मॉन्टेसरी शिक्षा जो है वो शैक्षणिक दृष्टिकोण के तहत मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है। तो आपका आंसर 107 का ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली शिक्षा प्रणाली के गुण हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के गुण क्या हैं? तो व्यक्तिवादी सिद्धांत को प्रसाद देता है, बिल्कुल सही। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण होता है, अनुभव द्वारा निरीक्षण के आधार पर परिणाम होता है। आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मॉन्टेसरी शिक्षा के 109 नंबर दोष हैं। कृत्रिम एवं यांत्रिक साधनों पर प्रथम सिद्धांत ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, मनोविज्ञान
के अनुसार यह पुरानी पद्धति है। अधिक धन की आवश्यकता, उपर्युक्त सभी, ये सभी दोष इसमें शामिल है साथियों। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। वृद्धि की प्रकृति के संबंध में क्या गलत है? वृद्धि की प्रकृति के संबंध में क्या गलत है? वृद्धि को मात्रात्मक माना जाता है, वृद्धि को सामान्य पद्धति होती है, वृद्धि निरंतर होती रहती है। बिल्कुल सही है, वृद्धि जो है वो निरंतर होती रहती है, एक सामान्य अवस्था तक दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पे ये होती रहती है। प्रश्न संख्या 111, मानव जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य का ब्रेन जो है, दिमाग जो है वो इतना विकसित हो जाता है, तो वो जो बनेगा भविष्य में उसकी नींव जो है 4 से 5 वर्षों में ही 70 से 90% पता चल जाता है कि ये आगे जाके क्या बनेगा, किस तरह का माहौल, सकारात्मक या नकारात्मक। तो आपका 111 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 112, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है, मतलब कल्पना करता है। यद्यपि किसी आयु में उसे परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ प्रतिमा सदैव बने रहते हैं। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है स्ट्रेंग महोदय का है। स्ट्रेंग महोदय का 112। इनका कहना है कि जो भी बच्चा बनना चाहता है वह 2 वर्ष में ही अपनी आधारशिला रख लेता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 113, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये भी जो है गुडेनेफ ने कहा है, गुडेनेफ ने 113 का बी हो जाएगा। ये सभी सब व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं, द 20th सेंचुरी हैज़ कम बी डिजाइंड इन द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड। तो 20वीं सेंचुरी शतक जो है वो क्रू एंड क्रो के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति जो है जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था के व्यवहारों का अध्ययन करता है और कुछ ना कुछ वह सीखता ही रहता है। तो 114 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। प्रारंभिक बाल्य विशेषता की विशेषताएं क्या है? नैतिकता का अभाव, नैतिकता धीरे धीरे सीखता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शारीरिक विविधता में तीव्रता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं हैं। 115 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो शिक्षा का स्वरूप निहित गुणों का विकास, आत्मदर्शन का अवसर, क्रिया द्वारा शिक्षा, उपर्युक्त सभी। तो ये आपका आंसर 100 डी हो जाएगा। 116 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं, ECCE 3 से 5 साढ़े 5 वर्ष, जिसको 6 वर्ष तक हम लोग मान सकते हैं, जिसको आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है बच्चे को। तो ECCE अर्लीहुड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल। तो इसके अंतर्गत जो है